गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। टुडे हमारे साथ जुड़े हैं महादेव टोप्पो जी फॉर वर्ल्ड पोएट्री डे। वो काफ़ी जाने माने लेखक हैं और आज हम उनसे उनकी कुछ कविता उनके एंथोलॉजी से जंगल पहाड़ के पाठ उनसे हम पोएट्री रीडिंग सेशन में ज्वाइन कर रहे हैं। महादेव सर। नमस्कार, जोहार। तो ये कुछ कविताएं मैं पढ़ रहा हूँ। मेरी कविता की पुस्तक है, ये जंगल पहाड़ के पाठ। इससे तो सबसे पहले मैं एक कविता पढ़ूँगा जो बहुत पहले लिखी थी, ये 1988 में लिखी गई थी। तो उसमें है, जंग लगे तीरों पर नई धार लाने का गीत। तो इसके पीछे क्या है कि उस समय डेवलपमेंटल वर्क बहुत सारे हमारे हो रहे थे और वो जनता के लिए उतने फ्रूटफुल नहीं हो रहे थे, उतने लाभदायक नहीं हो रहे थे। तो जनता सवाल कर रही थी, लोग सवाल कर रहे थे, मेरे मन में भी सवाल था। तो उसको कैसे मैंने हमारे जो नदियां हैं यहाँ झारखंड के, उसके संदर्भ में इसको कहने की कोशिश की है। तो इसमें एक शब्द आएगा जदुर। तो ये जदुर गीत होता है जो कि हमारे सरहुल के बाद हमारे उरांव समाज और मुंडा समाज में वो गीत गाया जाता है। तो और बहुत ही उत्साहवर्धक गीत होता है, उसमें बहुत आनंद आता है। तो तुम्हारे जदुर गीत सुनकर झूमती नहीं है स्वर्ण रेखा, मयूराक्षी, कोयल, कारो और न कन्हर। और ना ही तुम्हारे नगाड़ों, ढोलों, मांदरों की ताल से ताल मिलाकर गाता है दामोदर। क्योंकि क्योंकि इन सारी नदियों के बंध गए हैं हाथ पैर, या बंध रहे हैं छड़ सीमेंट की जंजीरों से। ताकती है आशा भरी निगाहों से, ताकती है आशा भरी निगाहों से आज स्वर्ण रेखा, कोयल, कारो, दामोदर, मयूराक्षी तुम्हारे जंग लगे तीरों की ओर। और तुम हो कि गिटार की धुन पर मटका रहे चूल्हे, मटका रहे कूल्हे, थिरका रहे पाँव सरहुल के जुलूस में। मिलेगा नहीं इससे तुमको कभी आत्मबल, और न होगा कभी इससे तुम्हें अपने अस्तित्व का ज्ञान। बेहतर है, बेहतर है रचो नया कोई गीत जदूर। कैद होती स्वर्णरेखा, कोयल, कारो, कन्हर, दामोदर की मुक्ति का, स्वयं को जानने पहचाने का, और जंग लगे तीरों पर नई धार लाने का। तो ये कविता थी। तो आपने इसका आशय तो समझ ही लिया होगा। और ये जैसा कि बता रहा हूँ, ये जंगल पहाड़ के पाठ इस पुस्तक का नाम है। तो इसमें सवाल था, जैसे आप कुछ देर पहले पूछ रहे थे कि मैंने कविताएं क्यों लिखा। तो कविताएं लिखने का एक वजह यह थी कि बचपन में जब पत्रिकाएं पढ़ता था तो वहाँ हमारे रांची से या पहले ग्रेटर झारखंड से जो भी पत्रिकाएं या अखबार वगैरह आते थे, उसमें किसी ट्राइबल के लिखा हुआ नहीं छपता था। इवन ट्राइबल के बारे में लिखता था तो वो नॉन ट्राइबल लिखा रहता था, ट्राइबल की नहीं छपता। तो जब मैंने देखा कि हमारी जो मैगजीनों में झारखंड के या ट्राइबल्स की कुछ बातें नहीं उभर रही हैं, तो मुझे लगा कि इस पर कुछ होना चाहिए। हालांकि उस समय जब छोटा था तो इस कॉलेज में ही पढ़ रहा था, तो उतना क्लियर नहीं था पिक्चर कि क्या करना है। लेकिन एक चीज़ समझ में आ गई थी कि लोग बोलते थे कि साहित्य समाज का दर्पण है। तो अगर साहित्य समाज का दर्पण है, अगर मिरर है हमारी सोसाइटी का, तो मेरी तस्वीर कहाँ है? ये सवाल मेरे मन में बार बार उभरता था। और इसीलिए मुझे लगा कि ये जो हमारा जंगल
पहाड़ है, यहाँ के झील झरने नदी हैं, उन सब की बातें भी कविताओं में आनी चाहिए। क्योंकि मैं अपने फोक सॉन्ग लोकगीत वगैरह सुनता था तो उसमें अपने ज़मीन की और यहाँ के वो 4-4 लाइन के छोटे छोटे गीत होते थे, उसमें बहुत सारी बातें उसमें कही जाती थी। तो ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जितने भी कविताएं हैं यहाँ पर उन्हीं फोक सॉन्ग से या लोकगीतों से इंस्पायर्ड हैं, और जो कि आज के संदर्भ में पूरी सोसाइटी में जो एक ट्राइबल की तकलीफ़, एक आदिवासी की तकलीफ़ सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक या लिंग्विस्टिक आधार पर किस तरह से वो बहुत सारी तकलीफ़ों को झेलता है, तो यह जब धीरे धीरे समझा तो मैंने उसको अपने कविताओं में लिखना शुरू किया। हालांकि ये बहुत कठिन काम था, क्योंकि एक तो है कि आदिवासी पर कुछ छापना नहीं चाहते थे लोग कि आदिवासी भी लिखता है, ऐसा सवाल करते थे। तो लेकिन धीरे धीरे लिखता रहा और लोग साथी नए लोग मिलते गए, नए एडिटर वगैरह लिखते थे, तो फिर लिखता गया। और आज की तारीख में मैं लगभग 45 साल से लिख रहा हूँ, लेकिन मेरी किताबें ज़्यादा पब्लिश नहीं हैं, है ना। और मेरे साथ दिक्कत क्या है कि मैं एक ही चीज़ को कई बार रिपीट करता हूँ और बहुत संकोच के साथ कहीं भेजता हूँ छपने के लिए, तो इसीलिए जो पब्लिश्ड रचनाएं हैं वो कम हैं। तो यहाँ पर एक पहाड़ के पाठ, ये पहाड़ के पाठ है, तो पहाड़ से हम क्या सीखते हैं, तो पहाड़ के देखकर उसी के संदर्भ में 3-4 कविताएं हैं। तो पहली कविता है जिन्होंने पहाड़ नहीं देखा। जिन लोगों ने पहाड़ नहीं देखा है वो लोग कैसे महसूस करते हैं पहाड़ को देखकर या पहाड़ के जीवन को देखकर, तो उसको इसमें कहने की कोशिश की है। जिन्होंने पहाड़ नहीं देखा वे देखकर पहाड़ पहले कतराते हैं, चढ़ने से चढ़ाइयाँ, फिर खोजते हैं कोई साधन, घोड़ा, टट्टू या अन्य कोई सवारी सवार हो जिस पर पहुंच सकें चोटी पर। पहाड़ी लोगों को माथे पर पट्टी टिकाए, पीठ पर टंगी टोकरियों में भारी सामानों के साथ मीलों पहाड़ों से नीचे उतरते फिर आराम से ऊपर चढ़ते देख वे कठिन जीवन पर उनके होते हैं हैरान, परेशान भी। पहाड़ी आदमी उनकी हैरानी पर बस मुस्कुराते हैं। जीवन उनका ऐसे ही सहज है यहाँ। मैदानी पर्यटक तब भी अचंभित सोचता रहता है जीवन कितना कठिन है उनका यहाँ पहाड़ों पर। दूसरी कविता है पहाड़ चढ़ते हैं। तो पहाड़ चढ़ते हुए हम क्या सीखते हैं पहाड़ से, वो इस पर कहा गया है। पहाड़ चढ़ने पर जब डर लगता है कि अब पहुँचे शिखर पर कि तब पहुँचे शिखर पर, तभी दिखता है एक और पहाड़, उसे पार करने पर मिलता है दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा। शिखर पर जाने के लिए लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पहाड़ मनुष्य को बनाता है धैर्यवान। अगली कविता है चुपचाप पहाड़। तो पहाड़ खड़ा रहता है आदमी तो देखता है कि भाई क्या है, तो वो पहाड़ कैसे आदमी को बताता है, अपना पाठ पढ़ाता है, वो यहाँ है। पहाड़ खड़ा है चुपचाप, निःशब्द, निश्चल, स्थिर। आदमी देखता है उसकी ऊंचाई। पहाड़ की खामोश चुनौती स्वीकार कर वह चढ़ता है पहाड़। चोटी पर पहुंचकर पसीने से तरबतर विजयी होने का सुख पाता है पहाड़। चुपचाप इसी तरह सिखाते हैं अनेक पाठ।
पहाड़ और बच्चे। तो जब पहाड़ जाते हैं बच्चे लोग कभी पिकनिक में, और वो लोग कैसे पहाड़ से सीखते हैं या पहाड़ जाते कैसे उन लोगों में दोस्ती बढ़ती है या क्या सीखते हैं, वो इसका वर्णन है इस कविता में। पहाड़ और बच्चे। बच्चे चाहे माता पिता के साथ पहाड़ जाएं या अपनी स्कूल टीम के साथ, पहाड़ देखते ही उनमें भर जाता है उमंग, एक नया उत्साह, अचानक बड़े हो जाने का एहसास। बच्चे चढ़ते हैं पहाड़, हंसते, चिल्लाते और साथियों को पुकारते, तो कभी अपने मोटे साथी को धकेलते, खींचते, कभी उस पर हंसते, उसे चिढ़ाते, फिर देते एक दूसरे को सहारा, फिर देते एक दूसरे को सहारा। शिखर पर पहुंचकर ठंडी हवाओं का झोंका पाकर होते हैं खुश, फिर पुकारते हैं किसी को, अरे देख वह गाड़ी खिलौना जैसा लग रहा है, अरे वह देख हमारा खेल मैदान कितना सुंदर दिख रहा है, अरे वह देख नदी कैसे चमक रही है। उनका सौंदर्य बोध देख, उनकी एकजुटता देख, दुनिया जानने की उत्सुकता देख, उनका संकल्प देख। पास खड़ा शिक्षक मुस्कुराता है, बच्चों की पहाड़ यात्रा सफल रहे। तो ये थी, और भी कुछ पढ़ना है मैडम? सर तो अभी पोइट्री डे है और पोइट्री पर उसी बोलना दिन फॉरेस्ट डे भी पड़ रहा है, तो आप अपने कविता के थ्रू काफ़ी मतलब आपने अभी मेंशन किया कि आप आदिवासी इश्यूज के बारे काफ़ी बात करते हैं, तो अभी के लिए आपको आपके हिसाब से बड़ा चैलेंजेस क्या है जो आदिवासी राइटर्स जो आगे आना चाह रहे हैं, स्पेशली पोएट्स, और पोएट्री का इम्पोर्टेंस टू का आर्ट इन जनरल, उसका इम्पोर्टेंस टू वो माध्यम के थ्रू सारा एक्सप्रेस करना आदिवासी, चाहे वो आइडेंटिटी के बारे हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वो कल्चर पे हो, कितना इम्पोर्टेंट है अभी के लिए? अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, ये पोइट्री जो है वो गीत का ही एक दूसरा रूप है ना, एक बढ़ा हुआ फॉर्म का ही और थोड़ा बदला हुआ फॉर्मेट है। तो आदमी है वो बचपन से ही या कहीं भी किसी भी भाषा में रहो वो गीत जरूर जाता है। तो गीत गाता है तो वो उसके कुछ दूसरे शब्दों में ज़रा उसे बड़े ढंग से कुछ लिख देता है, तो वो पोइट्री कहलाती है। और पोइट्री क्या है कि आदमी अपने जो आस-पास के परिवेश में रह रहा है, वहाँ जो ज़िंदगी जी रहा है, उसके जो एक जोग्राफिकल कंडीशंस अलग अलग होते हैं। जैसे कि मान लीजिए रेगिस्तान में है तो वो अलग लाइफ जी रहा है, गंगा किनारे का आदमी अलग लाइफ जी रहा है, समुद्र किनारे का आदमी, मैं यहाँ झारखंड का आदमी अलग जीवन के परिवेश में जी रहा हूँ। तो ये कविता क्या है कि उस परिवेश की जो परिस्थितियों को, वहाँ के दर्द है, पीड़ा है, उस चीज़ों को, या खुशी है, गम है, कुछ भी है, उसको जो कवि है वो महसूस करता है, देखता है और अपने शब्दों में लिखता है, कविता में लिखता है। तो उससे क्या होता है कि वो जब अपने जंगल पहाड़ के पाठ, जैसे मैंने कहा जंगल पहाड़ की बात मैंने की, क्योंकि इसके पहले जो से बंगाल में कहें तो लोग बंगाल के किनारे की बात, पद्मा नदी या दूसरे की बात करते हैं। अगर समुद्र किनारे है तो वो मछुआरों की बात करते हैं ऐसे। तो क्या है कि एक कविता का इम्पोर्टेंस ये है कि जब हम कविता पढ़ते हैं दूसरी परिवेश का, तो हम उसके जीवन से, वो जीवन कैसा जी रहा है, क्या सोच रहा है, उसकी दुख तकलीफ़, आकांक्षाएं, आशाएं क्या है, उसके अंदर क्या द्वंद्व चल रहा है, ये सारी चीज़ें कविता के माध्यम से पता लगता है। तो कविता क्या है कि बहुत सीधे साधे शब्दों में, छोटे शब्दों में वहाँ के कुछ प्रतीकों, बिंबों और कुछ सीधे साधे शब्दों से बातों को कह जाती है। तो कविता है कि किसी भी पाठक को या श्रोता को
जल्द ही प्रभावित करती है, जबकि उपन्यास पढ़ेंगे तो हमको अकेले पढ़ना होगा। और कविता क्या है कि कई बार हम कविता पाठ करते कई लोगों से सुन सकते हैं। तो ये जो मानवीय संवेदना है या क्या बोलेंगे, तकलीफ़ है ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमन बीइंग की जो तकलीफ़ें हैं वो कविता के माध्यम से ज़्यादा समझी जाती हैं। और हम एक दूसरे के तकलीफ़ की, अलग अलग सोसाइटी के, अलग अलग इन्वायरमेंट की जितनी अधिक तकलीफ़ों को समझ पाएंगे तो हमारी सोसाइटी है या वर्ल्ड जो है वो और बेहतर होगी। क्योंकि ये जो है आदमी की जो संघर्ष को भी बताते हैं, तो वो सारी चीज़ें कविताओं में आती हैं। और दुनिया का कोई भी आदमी कहीं भी रह रहा हो, जैसे अभी हम कुछ अफ्रीका की कविताएं पढ़े या रेड इंडियंस की कविताएं पढ़े, तो रेड इंडियंस ने आज से 100 साल पहले या आज की क्या है, उसकी तकलीफ़ें क्या है, या अफ्रीकन्स की क्या तकलीफ़ें। जैसे अभी मैं पढ़ता हूँ अफ्रीका की कविता या रेड इंडियन की कविता या अबोरिजिनल्स की कविता, तो मुझे क्या लगता है कि वो हमारे यहाँ झारखंड के एक ट्राइबल की तकलीफ़ और उसकी तकलीफ़ लगभग एक ही है। क्यों एक ही है? क्योंकि पूरी दुनिया के ट्राइबल्स हैं वो धरती को और जो भी हमारा एनवायरनमेंट है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जो कुछ है, नदियाँ, झील, झरने, पहाड़, वो सभी को वो लोग एक प्रोडक्टिव इक्विपमेंट की तरह नहीं देखते हैं। उनके साथ उनका एक भाई बंधु की तरह रिश्ता है। तो ये जो तो वो चाहे अफ्रीका का आदिवासी हो, चाहे रेड इंडियन हो अमेरिका का, चाहे कोई भी, या एस्किमो हो, तो ये जो हमारे पूरी दुनिया में आदिवासी, चाहे वो इंडिजीनियस कहलाता हो या नेग्रो कहलाता है या अबोरिजिनल या इंडिजीनियस, कुछ भी बोल लीजिए, उन सारे लोगों की जो धरती से जो रिश्ता है या नेचर से रिश्ता है या यहाँ के जीव जंतु, पेड़, वो लगभग एक ही तरह का है, एक ही तरह से वो देखते हैं। तो ये क्या है कि ये कविता पूरी दुनिया के लोगों को जोड़ती है। और आजकल जैसा कि अभी लोग कह रहे हैं, जब लोगों को आदिवासी कविता या अबोरिजिनल या इंडिजिनियस पोइट्री के जो महत्व का पता चल गया, इम्पोर्टेंस का पता चल गया, तो वो लोग अब समझ रहे हैं कि वो लोग कहने लगे हैं कि यदि फ्यूचर में हमको इस धरती को या दुनिया को बचाना है तो हमको इंडिजिनियस पोइट्री या पोइट्स हैं उनकी बातों को सुननी और समझनी पड़ेगी, तभी हम इस धरती को बेहतर बना सकते हैं। और जो नष्ट हो रही है, जो एक सुसाइडल डेवलपमेंट का जो काम हो रहा है, वो कहीं पर रुकेगा, ऐसा नए नए बड़े इंटेलेक्चुअल जो हैं वो कहने लग रहा है। और ऐसा बोल रहे हैं कि जो भविष्य में जो इकोनॉमी आएगी या प्रोडक्शंस के थ्योरी होंगे या मार्केटिंग की थ्योरी होगी, वो अभी जो जिस तरह की है वो चेंजेज होगी। क्या चेंजेज होगी मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन वो लोग बता रहे हैं कि इन फ्यूचर में वो चेंजेस होंगे, है ना। तो इस तरह से ट्राइबल पोइट्री की या इंडिजिनस पोइट्री की एक अपनी वर्ल्ड व्यू है और उसको समझ रहे हैं। आप लोगों ने भी समझने की कोशिश की, आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, है ना, जोहार। और हम एक बेहतर दुनिया में रहें, यही मैं शुभकामना करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक लास्ट मैसेज जो यंग राइटर्स हैं जो चाह रहे हैं आगे आना, उन लोग के लिए एक मैसेज और वर्ल्ड पोइट्री, जो नए राइटर्स के लिए, जो लोग आगे आना चाह रहे हैं, जो लोग कम्युनिटी के इश्यूज के बारे में। तो नए राइटर्स जो भी बडिंग राइटर्स हैं, उन लोगों को, सभी लोगों को बोलें कि आप लगातार लिखते पढ़ते रहिए
सोचते रहिए और बराबर अभ्यास करता रहना होगा। और कहीं भी है रचनाएं अपना भेजिए, और अगर रिटर्न हो जाते हैं या नहीं छपते हैं तो उसमें निराश नहीं हो, वो लगातार उसमें बढ़ते रहें। क्योंकि मेरे भी शुरुआती रचना 8-10 साल तक लौटती रही थी, और इसीलिए मैंने बाद में पोइट्री लिखना बंद करके एसेज लिखना शुरू कर दिया था। एसेज में बहुत लिखा, फिर उसके बाद में ऐसे छपने लगे तो फिर कविता भी मांग बढ़ने लगे। तो आपको अपने तरीके से अपने आप को और डेवलप करने के बारे में सोचना होगा। और मैं कहूँगा कि आप हिंदी, अंग्रेजी, आदिवासी भाषा या किसी भी भारतीय भाषा में लिखते हैं या विदेशी भाषा में लिखते हैं तो आप पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी भाषाओं में क्या हो रहा है, क्या सोच रहे हैं, क्या प्रैक्टिस चल रहा है, या किस तरह की सोच वहाँ उभर कर आ रही है। ये सारी चीज़ें आपको समझना होगा। और जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है या इन्वायरमेंट बदल रही है या पॉलिटिकल सिचुएशंस बदल रहे हैं, तो उसके हिसाब से कवि के कई बार विचार भी प्रभावित होते हैं। तो उसको भी वो महसूस करे और ईमानदारी से वो लगातार लिखते रहे, बार बार प्रैक्टिस करे। और जो भी उनके कवि अच्छे लगते हैं उनको वो बार बार पढ़े। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी नया कवि है वो बहुत अच्छी तरह से लिख सकता है, छप सकता है। और आजकल तो जैसे या हिंदी में बोलिए या अंग्रेजी में, आजकल छपने के स्कोप बहुत ज़्यादा हैं। पहले के हमारे समय के मुकाबले में आजकल बहुत ज़्यादा है, इसलिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है। लगातार मेहनत करें और लगातार सोचें, प्रैक्टिस करें, तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हैं, काम कर सकते हैं, है ना। बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक लास्ट क्वेश्चन सर, आपके पर्सनल पोएट इंस्पिरेशंस कौन रहे हैं जब आप लिख रहे हैं? अच्छा, तो इंस्पिरेशन कौन दे रहा है? तो मुझे क्या है ना कि जो एडवर्स सिचुएशन है, मतलब मैं जो बीइंग ए ट्राइबल, मेरे पास जो एडवर्स सिचुएशंस आते हैं, लगातार स्ट्रगल करना पड़ता है हर चीज़ के लिए। जैसे नौकरी किया तो नौकरी में भी मुझे अपने हक अधिकार या किसी के लिए भी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, या अभी भी चाहे सरकार हो, चाहे हमारे राज्य सरकार या सरकार या दुनिया में कहीं भी आप देखें कि एक ट्राइबल को इन कंपैरिजन टू सिविलाइज सोसाइटी के लोगों के मुकाबले उनको ज़्यादा स्ट्रगल करता है। क्योंकि लोग मानते हैं कि आदिवासी पढ़ा लिखा नहीं है ना, तो पढ़ा लिखा नहीं है, वो फालतू बातें बोलता है, ऐसा समझते हैं। तो इसलिए उसको अपनी बातों को कहने के लिए ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो इसी एडवर्स सिचुएशन से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लिखूं। अब जैसे ये किताब है, छोटी सी किताब है, ये अभी इसके 4 एडिशन आ गए हैं, और ये मतलब मुझे मतलब अच्छा लगता है कि ये अभी अंग्रेजी के अलावा मराठी, संताली और अभी तमिल में ट्रांसलेट हो रही है। तो मैं नहीं जानता हूँ इस छोटी सी किताब में क्या है, ये आप लोग और जो पाठक हैं वो बता पाएंगे कि क्या है। तो मैंने इसमें ऑनेस्टली एक ट्राइबल क्या महसूस करता है अपने एनवायरनमेंट में, उसी को लिखने के लिए कोशिश की थी। तो कोई भी कवि है वो अपने एनवायरनमेंट को, अपने जो सिचुएशंस जो जी रहा है उसको वो महसूस करे, गहराई से महसूस करे, तो वो बेहतर कविताएं लिख सकता है ना। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।